Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle. Dear children, I am here along with the third part of Rebel and the Raj. Dear students, in this session we will see about the revolt in Awadh. बच्चों, आज हम अवध में जो विद्रोह हुआ था उस पर अपनी नज़र डालेंगे. But before this, we will get an information regarding the rumors. Yesterday I have explained about the rumors and prophecies. Okay, this is the next part of that content. बच्चों, आज हम देखेंगे कि why did people believe in the rumors. बच्चे, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, उसके पीछे क्या कॉजेस थे, क्या कारण थे, उन्हें हम देखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद अवध एंड रिवोल्ट. A very famous quotation was given by Lord Dalhousie about the Awadh, that was a cherry that will drop into our mouth one day. बच्चों, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे. उन्होंने अवध के बारे में एक कोटेशन दिया था, एक उनके बारे में बात कही थी अवध के बारे में. हम उसको भी जानेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस, जिसे सहायक संधि भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी आज हासिल करेंगे. एंड आफ्टर दैट द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज द सेंटेंस रिगार्डिंग द अवध. बच्चों, अवध से वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को जो हटाया गया था, उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस सिचुएशन को इस सेक्शन के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है. एंड इन लास्ट we will see about the फिरंगी राज and the end of a world. कहता है कि फिरंगी राज का आना एक दुनिया का खात्मा होने के जैसा है. तो बच्चों, क्या है ये खास बातें, आज हम इस सेशन में समझेंगे. Why did people believe in the rumors? We cannot understand the power of rumors and prophecies in history by checking whether they are factually correct or not. बच्चों, जो इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों के बारे में बात की गई है, हम उनकी ताकतों को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि क्या वाकई में वो सच थी भी या नहीं थी, है ना. वी नीड टू सी दैट व्हाट दे रिफ्लेक्ट अबाउट द माइंड्स ऑफ पीपल हु बिलीव दैम, देयर फियर्स, एप्रीहेंशंस, देयर फेथ्स एंड कन्विक्शंस. बच्चों, हमें देखना ये भी चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे, उनकी मानसिकता कैसी थी. उनकी मानसिकता के बारे में भी इससे हमें क्या पता चलता है. ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ, ये रूमर्स और प्रोफेसिस, उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों, उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है ना. ये हमें देखना. उनके फैथ कन्विक्शंस के बारे में भी क्या बतलाती है, ये भी जानना चाहिए. अफवाह तभी फैलती है, र्यूमर्स तभी फैलता है जब लोग उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह ये अंदर से सुनाई दे जाए. जब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो सकता है, तो ये क्या होता है, जब एक कमज़ोर व्यक्ति होता है वो एक ताकतवर के खिलाफ अफवाहें फैला करके लोगों को मोबिलाइज करने का काम भी करते हैं. तो इस तरह से हमें समझना होगा कि लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे. The rumor in 1857 began to make sense when seen in the context of the policies of the British pursued from the late 1820s. अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशकों से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है. ठीक. एज यू नो दैट फ्रॉम दैट टाइम, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, द ब्रिटिश adopted policies aimed at reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions. बच्चों, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उस समय से 1820 के दशक से ब्रिटिश सरकार भारत में पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों
और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास नीतियां लागू कर रही थी। ठीक। विद द कॉपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी दे सेट अप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विच टॉट वेस्टर्न साइंसेस एंड द लिबरल आर्ट्स। बच्चों, भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स खोल दिए, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय जो थे उनकी स्थापना की गई, और जो पश्चिम या वेस्टर्न साइंस था बेटा और लिबरल आर्ट, उदार कलाएं, इसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड लॉ टू एबलिश कस्टम लाइक सती इन 1829। ये याद रखना है आपको, ये ईयर कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829, एंड टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। बच्चों, अंग्रेजों ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1829 में एक कानून पास कर दिया। उसी तरह हिंदू विधवा विवाह को भी उन्होंने लीगल लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट पास कर दिया, और उन्होंने हिंदू विधवा विवाह को वैधता प्रदान कर दी। इसके लिए उन्होंने कानून भी बनाए थे। तो ये इस तरह से लोग, ये ब्रिटिशर्स जो प्रैक्टिसेस थी, सोशल प्रैक्टिसेस, उसमें कुछ रिफॉर्मेशंस लेकर आ रहे थे। जो पहले से एजुकेशन जिस तरह से हमारे इंडिया में दिया जाता था, उसमें वो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लीज लाइक मिस गवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, the British annexed not only Awadh but many other kingdoms and principalities like Jhansi and Satara. बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो राज्य थे छोटे छोटे, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने शासन में, अपने ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड, उसको शामिल करती चली जा रही थी। उन्होंने तरह तरह के ब्लेम जो है उस समय की इन राज्यों पर इम्पोज किया। किसी किसी राज्य को मिस गवर्नमेंट यानी शासकीय दुर्बलता के नाम पर, और कुछ ऐसे लॉ पास कर दिए थे कि जिन राज्यों के राजा की संतान नहीं होगी तो उनके भी राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लेगी। इसके अलावा जो एडॉप्शन था, बच्चों को जो गोद लिया जाता था, दत्तक था, उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करवा रहा था ताकि पूरा भारत देश ही उसमें शामिल हो जाए। तो शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को, मतलब वही एडॉप्शन को अवैध घोषित करने के बहाने अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वंस दिस टेरिटरीज वर अनेक्स्ड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ऑन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार जब ब्रिटिश इन टेरिटरीज को हड़प लेते थे, कब्जे में ले लेते थे, तो फिर वहाँ अंग्रेज अपने हिसाब से शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। देयर ऑन लॉज, उनके खुद अपने कानून होते थे। देयर ऑन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, जो भूमि विवादों से निपटारे की अपनी पद्धति होती थी। एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, भू राजस्व की वसूली, वो अपने तरीके से करते थे। द cumulative impact of all this on the people of North India was profound. उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का बड़ा गहरा असर हो रहा था। It seemed to the people that all they cherished and held sacred, from kings and socio-religious customs to patterns of landholding and revenue payments, was being destroyed and replaced by a system that was more impersonal, alien and oppressive. बच्चों, लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे वो राजे रजवाड़े रहे हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज रहे हों, या
उनका लैंड पर कब्जा, जो लैंड होल्डिंग यानी भू स्वामित्व की बात हो या रेवेन्यू पेमेंट की बात हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा एलियन मतलब पराई, दूसरी इम्पर्सनल, हृदयहीन थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भारतीयों से कोई भी संवेदना नहीं थी, वो बिल्कुल भी असंवेदनशील थे। इसके अलावा वो ऑपरेसिव मेथड में काम करते थे, एक दमनकारी थी। तो ये सारा जो सिस्टम था उन्हें काफ़ी मुश्किलों में डाल रहा था। दिस परसेप्शन was aggravated by the activities of Christian missionaries। बच्चों, इसके अलावा इस सोच को ईसाई प्रचारक, क्रिश्चियन मिशनरीज, उनकी गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। और ऐसी ही अनिश्चित जो हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगी थी, जिन अफवाहों के बारे में, प्रोफेसिस के बारे में, र्यूमर्स के बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था, क्रिश्चियनाइजेशन को लेकर के। To explore the basis of the revolt of 1857 in some details, let us look at Awadh, and one of the major center where the drama of 1857 unfolded। बच्चों, सन 1857 के आधार का विस्तार पता लगाने के लिए अब हम जरा अवध के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का सबसे बड़ा केंद्र था। तो अब हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ें उसमें शामिल थी। तो जो इसके एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको सब्सिडरी अलायंस के बारे में बता दूं, और सब्सिडरी अलायंस के एक्सप्लेन के पहले मैं आपको रेजिडेंट्स के बारे में भी बता दूं। रेजिडेंट वाज अ डेजिग्नेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल हु लिव्ड इन अ स्टेट विच वाज नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। बच्चों, रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था, और उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, अभी रेजिडेंट्स कहाँ पर अपॉइंट होते थे वो मैं आपको बतलाऊंगा। जहाँ सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया जाता था वहाँ पर इन रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया जाता था। अब समझेंगे सब्सिडरी अलायंस को। Subsidiary alliance was a system devised by Lord Wellesley in 1798। बच्चों, जो सहायक संधि भी कहते हैं जैसे सब्सिडरी अलायंस को, वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ओके, एंड ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। और जो अंग्रेजों के साथ यह संधि करते थे उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती थी वो देखेंगे। द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। बच्चों, अंग्रेज अपनी सहयोगी की बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ से रक्षा करते थे। मतलब कोई अगर उनके यहाँ कोई सिविल वॉर हो जाए उनके स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा उस स्टेट के राजा को। और कोई दूसरे स्टेट से आक्रमण हो जाता है, कोई दूसरी टेरिटरी से अटैक होता है, तो अब भी ब्रिटिशर्स जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन द टेरिटरी ऑफ द अलाय अ ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशन्ड। अब जहाँ पर जिस टेरिटरी ने इसको सब्सिडरी अलायंस के साथ गठबंधन किया है, तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्पायर की फोर्स रहेगी, वहाँ पर उसकी सेना की एक टुकड़ी रहेगी जो हमेशा वहाँ रहेगी। द अलाय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। अब जिसके साथ जिस टेरिटरी में जिस सहयोगी पक्ष को एक काम करना होता था कि इस जो टुकड़ी है कंटिजेंट आर्मी की, सेना की, उसके रख रखाव की व्यवस्था भी उसे खुद करनी पड़ेगी। डी, द फोर्थ पॉइंट, the ally could enter into agreements with other rulers or engage in warfare only with the permission of the British। अब यहाँ एक शर्त जो थी ये 4th नंबर की कुछ अजीब सी भी है कि जो सहयोगी पक्ष था वो न तो किसी और शासक के साथ अब संधि कर सकता था और न ही अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में वो हिस्सा ले सकता था। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस जो था वो शुरुआती दौर में तो बेहतर लगा, लेकिन
फिर ये बाकी की टेरिटरीज जिसके साथ भी सब्सिडी अलायंस को इम्पोज किया गया वो उनके लिए सरदर्द ही हो चुका था। तो सब्सिडी अलायंस का अवध से बड़ा ही गहरा संबंध है। अब उसको समझते हैं बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट बच्चों, अवध में जो विद्रोह उसको जानते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फेमस कोटेशन, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू अवर माउथ वन डे। ये ग्लास फल, चेरी को ग्लास फल कहते हैं, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ऐसा कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। किसके बारे में? अवध के बारे में। ध्यान रखिएगा, अवध के बारे में जो ये शब्दावलियों का, इन शब्दों का इस्तेमाल किया वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इन 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day. 5 years later, in 1856, the kingdom was formally annexed to the British Empire. बच्चों, 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा या अंग घोषित कर दिया गया। The conquest happened in these stages. रियासत पर कब्जे के लिए सिलसिला जो था बेटा बड़ा लंबा चला है ना। हम इसको शुरू करते हैं अगर 1801 से, तो देखिए द सब्सिडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। सब्सिडरी अलायंस कब इस पर इम्पोज हुआ? 1801 में, ठीक है। उसके बाद में जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस थी वो कब इम्पोज हुई? 1856 में। ध्यान रखना है इस बात को। द सब्सिडरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801 एंड बाय द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, मैंने आपको टर्म्स बता चुका हूँ सब्सिडरी अलायंस की। बाय द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स। क्योंकि सहायक संधि अब इस पर थोप दी गई थी, तो इस संधि के शर्त के हिसाब से नवाब को अपनी सेना खत्म करनी पड़ी, ठीक है। और अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम, और उनसे कहा गया कि इस रियासत में, अवध रियासत में अंग्रेज की टुकड़ियों की तैनाती की वो परमिशन दे, इजाज़त दें। एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट हु वाज नाउ टू बी अटैच्ड टू द कोर्ट, और कहा गया कि दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसकी सलाह पर अब वो राजा या बादशाह या नवाब जो था वो काम करे। तो मैंने आपको रेजिडेंट्स भी बताया था बेटा, और सब्सिडी अलायंस की टर्म्स कंडीशंस। तो ये इस तरह की, जब सब्सिडी अलायंस उस पर थोपा गया तो इस तरह की टर्म्स कंडीशंस को उसके थ्रू उस पर इम्पोज किया गया। अब क्या हुआ कि अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो गए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स की टुकड़ियाँ रह गई। तो ब्रिटिश जो अवध के नवाब थे वो सैनिक ताकत से वंचित हो गए अब खुद की। तो नवाब अब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस पर डिपेंड हो गए? अब वो अंग्रेज़ों पर निर्भर होते चले गए। अब जो विद्रोही मुखिया हुआ करते थे, है ना, और जो तालुकदार थे, उन पर से अब उनका कंट्रोल जो था वो धीरे धीरे जाने लगा था, क्योंकि अब उनकी खुद की फोर्स नहीं थी। वो उनको ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश की जो सेना थी उनको, टुकड़ियों को। तो इस तरह से अवध के जो नवाब थे वो, उन्हें अभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म फोर्सेस, द नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द किंगडम, ठीक है। एंड ही कुड नो लॉन्गर असर्ट कंट्रोल ओवर द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार। तो ये मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया उसी का वो हिस्सा है। इन द मीन टाइम the British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। They felt that the soil there was good for producing indigo and cotton, and the region was ideally located to be developed into the principal market of Upper India. क्यों उनकी दिलचस्पी पड़ रही थी? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन थी काफ़ी फर्टाइल थी, और वो वहाँ इंडिगो और कॉटन, कपास और नील, ये दोनों की खेती के लिए बहुत बढ़िया थी।
और इस इलाके को उत्तर भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। इसलिए ब्रिटिशर्स की जो पैनी नज़र थी वो अवध पर थी। By the early 50s, more all the major areas of the India had been conquered. The Maratha lands, the Doab, the Carnatic, the Punjab and Bengal. ओके, अब क्या हुआ, 1850 के दशक तक की शुरुआत तक बेटा देश के ज़्यादातर हिस्से, बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठाओं की भूमि पर भी, दोआब में, कर्नाटक में, पंजाब, बंगाल, इस सब अंग्रेजों की झोली में लगातार चले आ रहे थे। The takeover of Awadh in 1856 was expected to complete a process of territorial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier. बच्चों, तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई जो उनकी टेरिटोरियल एनेक्सेशन था, क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया 1856 में 1856 में अवध के एनेक्सेशन के साथ, अवध के अधिग्रहण के साथ कंप्लीट हो गई थी, मुकम्मल होने वाली थी। तो अवध का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। ये लास्ट टेरिटरी थी बेटा जिसको एनेक्स किया गया था, है ना। अब आपने अब तक देखा कि किस तरह से अवध पर सब्सिडी लाइन्स को इम्पोज कर वहाँ के नवाब को कमज़ोर बना दिया गया था। उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसकी खुद की सेना नहीं थी, अभी उसे ब्रिटिशर्स की जो टुकड़ियां थी उस पर डिपेंड होना पड़ रहा था, है ना, आर्म फोर्सेस के लिए। और आपने इसके अलावा देखा कि वे क्यों दिलचस्पी रख रहे थे। वो वहाँ की जो सॉइल थी दैट वाज वेरी गुड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडिगो एंड कॉटन एज वेल एज द लोकेशन ऑफ द अवध वाज वेरी nice, that the Britishers wanted to develop this Awadh into a principal market of upper India. तो हमने देखा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता था। बच्चों, अब हम जानेंगे कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देह से जो है वो जान निकल चुकी है, जा चुकी है, वो किसके लिए होगा। तो 1856 में जब अवध को एनेक्स कर लिया गया तो वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को वहाँ से निकाला गया। तो जब उनकी वहाँ की जो जनता है काफ़ी पसंद करती थी, बहुत अपने नवाब को ढेर सारा प्यार करती थी, तो जब उसे राज्य से, उस टेरिटरी से बाहर निकाल दिया गया तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर से अब जो है जान निकल चुकी, प्राण निकल चुके हैं। अब उसी पार्ट को हम इसके माध्यम से समझेंगे। Lord Dalhousie's annexations created disaffection in all the areas and principalities that were annexed, but nowhere more so than in the kingdom of Awadh, in the heart of the North India. बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए इस एनेक्सेशन, अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। अवध का बहुत खासा इंपॉर्टेंस था, मैं आपको बतला चुका हूँ। Here, Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. बच्चों, यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटा करके कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। उन पर यह ब्लेम लगाया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो रॉन्गली एज्यूम्ड दैट वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर रूलर। ब्रिटिश सरकार ने भी यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय शासक नहीं थे, उन्हें जनता पसंद नहीं करती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मगर सच क्या है, ही वॉज वाइडली लव्ड, उन्हें लोग दिल से चाहते थे। एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बिलॉड लखनऊ, और जब वे लखनऊ से विदा ले रहे थे, देयर वर मैनी हु फॉलोड हिम, उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग विलाप करते हुए, रोते हुए उनके पीछे चले गए। ऑल द वे टू कानपुर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लैमेंट, बहुत सारे लोग
विलाप करते हुए, रोते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे चले गए थे। तो इतना अपने नवाब के प्रति लोगों में प्यार था। जब वो जा रहे थे तो सब लोगों को लगा कि उनके शरीर से जो है प्राण निकल रहे हैं। The widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. बच्चों, जब नवाब के निष्कासन से जो लोगों को दुख हुआ और जो अपमान हुआ, इसका व्यापक एहसास उस समय के बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने क्या लिखा? एक ने लिखा कि देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा नहीं था जहाँ से जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। सब घरों में रोना बिलखना हो रहा था। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वहाँ के जो लोग थे अपने राजा को बेहद पसंद करते थे। एंड दिस इमोशनल अपहीवल वाज एग्रीवेटेड बाय इमीडिएट मटेरियल लॉसेस। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और भी बल मिला। नवाब को हटाए जाने से द रिमूवल ऑफ द नवाब लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। Thus, a whole range of people, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, administrative officials, and so on, lost their livelihood. जितने भी मैंने अभी नाम लिए उन सब को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ गया, उनकी रोजी रोटी जाती रही। बच्चों, इन चीज़ों को आज हमने समझा और मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। कल यानी अब नेक्स्ट मंडे से अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो प्लीज़ आप इसके संबंध में मुझे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।